बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। रुपीस पर यूनिट। हाय, गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। मंगलवार का दिन और 4 दिनों की बैक टू बैक कमजोरी, और 4 दिनों की बैक टू बैक कमजोरी में खास तौर पे फ्राइडे और कल मंडे का पेनफुल सेशन, जब निफ्टी 300 पॉइंट गिर रहा था, निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट हजार पॉइंट की कमजोरी थी। उसके बाद शुरुआत के क्यूज आज तो फिर भी बेहतर थे। क्यूज इसीलिए बेहतर थे क्योंकि यूएस के फ्यूचर्स इन ग्रीन मजबूती के साथ, बढ़त के साथ और तेजी तूल पकड़ी थी यूएस के फ्यूचर्स, तो थोड़ा सा रिस्पाइट रहा। यूएस के फ्यूचर्स अभी भी ध्यान रखिएगा 2/3 से 3/4% बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हमारे लिए क्यूज अच्छे थे, पर एशिया में फिर वो मिला जुला रुझान शुरू हुआ, कॉस्पी ठंडा पड़ना शुरू हुआ। पर कॉस्पी के लिए तो मैं मान सकता हूं उसके अपने सेट ऑफ इश्यूज हैं। वो नॉर्थ कोरिया के जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जो माउंट हो रहे हैं यूएस की वाइस प्रेसिडेंट साहब की विजिट से पहले, वो अपनी रीजन हो सकते थे, पर शायद वो इंडिकेशन था। हमने बढ़िया शुरुआत करी, शुरुआत करने के बाद हमने मोमेंटम तूल पकड़ा। निफ्टी का आज का इंट्राडे चार्ट प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। बढ़िया मोमेंटम हुआ था और निफ्टी अच्छे खासे गेन्स के साथ 17,176 के लेवल्स दिखा रहा था, पर वहां से फिर थोड़ा सा कूल ऑफ। हालांकि एक्सपर्ट्स ने आज सुबह से सीएनबीसी आवाज पे यही व्यू रखा था कि ये बाउंस में दरअसल बिकवाली करने के और बेहतर मौके होंगे। टेक्सचर क्लियर था सेल ऑन राइज का। ग्लोबल क्यूज पे जब चर्चा हो रही थी नीरज वाजपेयी से, तो यही निकल के आया था, ओवरनाइट कुछ नहीं बदला है। 10 की 10 प्रॉब्लम्स बनी हुई, चाहे वो बॉन्ड यील्ड्स को लेकर हो, चाहे डॉलर इंडेक्स को लेकर हो, चाहे वो इक्विटीज के मूवमेंट को लेकर हो, या रिसेशन के फियर्स को लेकर हो, प्रॉब्लम 10 की 10 बनी हुई थी। हाँ, एक रिस्पाइट आज है मेरे लिए, वो रुपया है, जो एटलीस्ट पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रेशर के बाद थोड़ा सा रिस्पाइट दिखा रहा है। रुपया कल था 8160 प्लस के लेवल्स पर, 8138 के जोन्स पर इस समय कामकाज करता हुआ, तो रुपया अभी भी थोड़ा सा 1/3% की मजबूती के साथ डटा खड़ा हुआ नजर आएगा। पर देखते हैं रुपए का बिहेवियर आगे का। इस समय का निफ्टी है कि वो फ्लैट लाइन में जाते जाते वापस 1/3% के हल्के से उछाल के साथ निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक थोड़े से गेंस वाइप आउट होने के बाद अब वापस 2/3% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ, लेकिन फिर भी ऑफ हाईज। 45 मिनट का अब तक का कामकाज है जो आपकी स्क्रीन पर इस समय नजर आएगा। एक और बाजार का इंटरेस्टिंग बैरोमीटर, ब्रेथ दिखाइएगा। बढ़िया अच्छा मूव धीरे धीरे करके ब्रेथ और इंप्रूव हुई 6:1, 7:1 एडवांसेस के फेवर में। अब वो थोड़ी सी पस्त पड़ी, तो प्रॉफिट टेकिंग अक्रॉस द बोर्ड है क्लियरली विजिबल 2:1 के रेशियो के साथ इस समय की ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर। ये कहानी थी अब तक के 45 मिनट के सेशन की, और आप मदद करने के लिए 10 के दमदार ट्रेड्स में 2 और जाने माने देश के एक्सपर्ट्स, ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर साहब और साथ साथ निर्मल बंग से विकास सालुंके साहब। अब ये दोनों एक्सपर्ट्स हमारी अगले आधे घंटे मदद करने वाले हैं। सचिन यार, वॉलेटाइल बड़ा हो रहा है, कैसे अप्रोच कर रहे हो आप लोग निफ्टी को? ये 4 दिन के प्रेशर के बाद अब व्यू बन क्या रहा है? कल हमने 17,000 मोटा मोटी डिफेंड करा, आज थोड़ा ट्रैक्शन गेन करा, लेकिन अब उन्हीं लेवल्स को रीचैलेंज करने जैसा मूड लगने लगा। कैसा है बाजार का टेक्सचर? आप लोग का ट्रेड बुल्स में अप्रोच क्या है निफ्टी को लेकर, निफ्टी बैंक को लेकर? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अर्शद। आप क्लियरली जिस तरीके से एक वोलेटिलिटी बनी है पिछले दिनों से, मुझे लग रहा है वो आई थिंक आज के सत्र में भी कंटिन्यूड रहनी चाहिए। ऑलमोस्ट अगर हम लेवल्स की बात करें तो आई थिंक 17,160 के आसपास एक प्रीवियस स्विंग बेस था, वो पर्टिकुलर बेस एक गैप के साथ इसने ब्रेक कर दिया था, तो मुझे लग रहा है उसके वजह से थोड़ा सा यहाँ पर एक्सटेंशन होना चाहिए। जो लेवल हम नीचे देख रहे हैं लगभग अराउंड 16,915 के आसपास का है, मुझे लग रहा है उस पर्टिकुलर लेवल पे कहीं जाकर मार्केट में एक रिवर्सल या स्टेबिलिटी की फॉर्मेशन नजर आनी चाहिए। बट आज के सत्र की जिस तरीके से ओपनिंग हुई है, क्लियरली एक सेल ऑन राइज का ही टेक्सचर है आज के सत्र में भी। मुझे लग रहा है लगभग दोनों इंडाइसेस में इनसाइड बार फॉर्मेशन होने के चांसेस है। एंड जिस तरीके से निफ्टी ने एक अच्छा मौका दिया है सुबह सुबह, मुझे लग रहा है वहां पर ट्रेड सेटअप काफी क्लियर है। इनफैक्ट ये ट्रेड सेटअप हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी रिकमेंड किया है। सो जिस तरीके से मार्केट फिलहाल प्लेस्ड है, यहाँ पर निफ्टी में बिकवाली करने की सलाह होगी। आप ये पर्टिकुलर पोजीशन अक्टूबर फ्यूचर्स में भी डिप्लॉय कर सकते हो। सो 17,100, 140 ये एक अच्छा जोन है जहां पर फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 17,170 के आसपास लगाना है, एंड नीचे मुझे लग रहा है वापस 16,950 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए ड्यूरिंग द डे। एंड जिस तरीके से बैंक निफ्टी है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में थोड़ी सी यहाँ पर रूम है
थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पर नजर आ रहा है। लास्ट 30 मिनट्स कैंडल्स अगर आप देखें, 4 बार्स देखें, तो मुझे लग रहा है वहां पर कहीं जाकर 39,000 के आसपास अगर एक स्विंग बन जाता है तो वहां पर एक अच्छा मौका बन सकता है। लगभग रेजिस्टेंस क्लियर है। जब तक 39,300 के ऊपर एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती तब तक मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक सेल ऑन राइज का ही टेक्सचर होना चाहिए। ऑन द लोअर साइड 38,400 38,300 एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है ड्यूरिंग द डे। तो नेट मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी जो उछाल मिला है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कुछ फ्रेश शॉट्स ऐड करने के लिए। ओके भाई साहब, ये जो सुबह से टेक्सचर की बात हो रही है, सचिन भी वही उसी को लेकर वोकल। 17, 100, 140 ये जोन्स अच्छे हैं बिकवाली का ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। उन जोन्स पे निफ्टी मिले बेचेगा, 16,950 तक वापस जाने की तैयारी कर रहा है। और उस केस में 170 के लेवल्स पर मेरे ख्याल से आज के हाईज 170, 175 के हैं, तो एक आज के हाईज पे लगेगा स्टॉप और मन है बिकवाली करने का। अच्छा, आज के शो टीजर आगे के दे दूं मैं। पहले कुछ ही देर में मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में आईएफएल वेल्थ की प्रेसिडेंट अनु जैन आपको आपकी स्क्रीन पे ऐसे नजर आने लगेंगी। अनु मैम, बस आ रहा हूं आपके पास, बातचीत की शुरुआत करेंगे। साथ में आज कॉर्पोरेट स्कैन में हमारे साथ ई क्लार्क सर्विसेज के सीएफओ श्रीनिवासन साहब होंगे। तो जो आईटी को लेकर कंफ्यूजिंग स्टेट है, रिसेशन, स्लो डाउन, धंधे पे इंपैक्ट है, पढ़ना शुरू हुआ है, इस समय की तस्वीर क्या है, इस पर आगे बातचीत। लेकिन पहले 10 के दमदार ट्रेड्स। विकास, हाय, गुड मॉर्निंग। विकास, कैसा मूड? 10 के दमदार ट्रेड्स क्या आएंगे? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखो, ओवरऑल मूड जो है यहाँ पे अभी भी कॉशियस ही रहेगा। देखो, थोड़ा भी यहाँ पे बाउंस आएगा, वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा। मुझे लगता है आज जिस हिसाब से मेटल पैक में हमने देखा है कि सुबह से जैसे मार्केट ओपन हुआ वहाँ पे एक प्रेशर देखने मिल रहा है। तो पहला मुझे लगता है टाटा स्टील यहाँ पे सेल लेके जाना चाहिए। 99 के नीचे के भी लेवल्स यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है नीचे में 92 के लेवल तक ये नीचे की तरफ फिसल सकता है। ऊपर में 102 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। और यहाँ पे जिस हिसाब से कल भी हमने नोटिस किया था कि पूरे मेटल पैक में जिस हिसाब से एंड ऑफ द डे भी कंटिन्यू रहा, आज भी वो नए लो वापस कल के लो भी ब्रेक कर रहा है। तो टाटा स्टील मेरा पहला काउंटर रहेगा यहाँ पे सेल करने के लिए। दूसरा, मुझे लगता है ऑटो पैक में भी हमने देखा है कि आज जैसे मार्केट खुला वहां पे एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिला। जैसे हीरो मोटो को जैसे 2690 के नीचे फिसल गया, वहां पे एक प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल सकता है। अभी उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो दूसरा रहेगा हीरो मोटो यहाँ पे सेल, नीचे में 2600 के टारगेट और ऊपर में 2740 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। दोनों भी कॉल मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ में जिस हिसाब से प्रेशर देखने मिल रहा है, तो सेकंड हाफ में यहाँ पे सेलिंग जो है यहाँ पे हेवी होते हुए देखने मिल सकते हैं। तो दोनों में इंट्राडे और 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेके गए तो भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सेलिंग साइड। आज आने वाले 1-2 दिन के लिए दोनों एक परफेक्ट सेल कैंडिडेट्स नजर आते हैं। टाटा स्टील, जिसका पिछले शो से हम लोग 100 का पुट लॉन्ग किए हुए हैं, विकास रिआइट्रेट करते हुए कि ये वीकनेस बढ़ेगी। 92 के टारगेट्स हैं, तो वो मेरे ख्याल से आपका ट्रेड भी बढ़िया ग्रिप में आ जाएगा अगर आपने पिछले शो से वो लिया हुआ है। दूसरा है हीरो मोटोकॉर्प, सेल कॉल यहां पे इनिशिएट करते हुए। ये दोनों प्रेफर्ड ट्रेड्स हैं विकास की तरफ से। लेकिन सचिन, आपके रडार पे क्या? आशीष जी, दोनों यूनिक आइडियाज है, दोनों शॉर्ट साइड पे है। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक्सिस बैंक का जिक्र नहीं हुआ है सुबह से। एंड पिछले 3 दिनों का अगर हम डेटा देखें तो काफी इंटेंस सेलिंग यहाँ पर नजर आई थी। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को ऑलरेडी इसने काट दिया है। काफी अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पर नजर आ रहा है 760 के आसपास। एंड जो प्रोबेबल सपोर्ट जोन है वो लगभग अराउंड 730 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है बीच में कोई मेजर सपोर्ट नहीं है इस काउंटर में। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने चाहिए अक्टूबर सीरीज में। 754 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 763 पे लगाना है। एंड नीचे मुझे लग रहा है 730 तक ये पर्टिकुलर मूव एस्केलेट होनी चाहिए। तो बिकवाली करनी है एक्सिस बैंक के फ्यूचर में। एंड जो सेकंड काउंटर है वो है कोल इंडिया। यहाँ पर भी जिस तरीके से डेटा फिलहाल है, जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट फिलहाल प्लेस्ड हो रहा है, एंड जिस तरीके से रोल ओवर्स का डेटा नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी 203 के आसपास के स्विंग्स कंफर्टेबली बनने चाहिए। तो यहाँ पर भी फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी। कोल इंडिया में स्टॉप लॉस आपको लगभग 221 के आसपास लगाना है। ये दोनों लेवल्स मैंने अक्टूबर फ्यूचर्स के दिए हैं। तो बिकवाली करनी है कोल इंडिया के फ्यूचर्स में एंड एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स में। सारे सेल कॉल आते हुए ये है मूड एक्सपर्ट्स का। बिकवाली निफ्टी बैंक में उछाल में करने का, और इस समय के जो टॉप ट्रेड्स हैं चारों के चारों रिविजिट कर रहा हूं।
सचिन के ट्रेड स्क्रीन पे तो पहले यहीं से कोल इंडिया, एक सेल कॉल एक्सिस बैंक। कल भी खबरों के बीच, वो स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच 3% की कमजोरी थी। आज भी उछाल में दिख रहे ग्रीन शेड दरअसल बिकवाली करने के मौके। विकास कह रहे हैं टाटा स्टील में सेल ऑफ कंटिन्यू हो सकता है। ध्यान रखें, ग्लोबली मेटल कमोडिटीज एज अ प्ले थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, तो वो बेस कमजोर हो रहा है। टाटा स्टील पे दबाव शायद बढ़ता हुआ नजर आया। 92 के टारगेट्स यहां पर, और साथ साथ हीरो मोटोकॉर्प भी कल इन्होंने अपनी फेस्टिव ऑफर्स अनाउंस करे और विकास ने ठोक दिया सुबह सुबह 2600 के लेवल्स। सचिन, विकास कुछ क्वेश्चन लेकर आए क्या आज सोच इंडिया सोच के लिए? सचिन को ढूंढा क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन आपको ट्वीट कर लूंगा अगर कुछ मिला तो। ट्वीट कर दिया तो फिर पब्लिक को पता चल जाएगा। सचिन को ढूंढ के नहीं लाया आप, लग रहा है मुझे। नहीं आशीष जी, नहीं ढूंढ पाया। ये होमवर्क का पार्ट है सचिन। चैलेंजिंग है इनफैक्ट, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सारे आंसर्स हम गूगल पे ही ढूंढने जाते हैं, तो ऐसे कोई चैलेंजिंग क्वेश्चंस अभी तक सोचे नहीं। तो ये आपने ऐसा क्यों सोचा कि कोई पास ना हो? भाई सब पास भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा ना, इंटरेस्टिंग होना चाहिए सवाल। चलिए, मार्केट बिग वॉइसेस की शुरुआत कर रहा हूं। लौटता हूं आप लोगों के पास। आईएफएल वेल्थ की प्रेसिडेंट अनु जैन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अनु मैम, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। 18,000 पे महंगा था, 17,000 पे ठीक ठाक हो गया क्या वैल्यूएशन? देखिए, वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वी हैव एवरेज ट्रेडेड अबाउट 17 and a half times फॉरवर्ड। आप इस समय थोड़ा ऊपर है, 18.5 के आसपास आ गए। आप 19 पे गए थे, जिसको हम 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव कहते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में अगर 7.2 7.4 का ग्रोथ, आज भी एक 7.4 का नंबर आया है कि हमारा जीडीपी उस रेट से बढ़ेगा, तो बहुत कम देश हैं। एंड जिस हिसाब से मुझे ये करेक्शन दिख रहा है, एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज एट 18,000 बहुत लोगों को फोमो था कि इन्वेस्ट नहीं किया है। मेरे ख्याल से अगर जिस तरीके से मैं आपके स्पेशलिस्ट एनालिस्ट को सुन रही हूँ, तो मेरे ख्याल से अगर आपको 16,900 या 16,700 दिखता है, तो वाइल दैट्स अ ट्रेडिंग शॉट, आप बोल रहे हो कि आज से एंड खास करके एक्सपायरी तक, मैं सोचती हूँ कि शायद जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, एफआईएस का भी, उस हिसाब से ठीक है, ये 16,900 पे थर्सडे एक्सपायर हो सकता है। लेकिन अगर आपको 16,900 या 16,700 दिखता है, तो मेरे को इसमें घबराहट की कोई बात नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हमें सबको पता है कि Q2 के बैंकिंग के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। हम कह सकते हैं कि काफी कुछ प्राइस में है, बट जब चीज अच्छी है, जब क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है और कहीं वर्ल्ड में ये दिख नहीं रहा है, तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर आपका बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है। जिस तरीके से आपने पिछली बार भी देखा था कि बैंक निफ्टी ने संभाला था, पिछली बार आपका जो डाउनसाइड था वो टेक से आया था। अब टेक काफी कुछ करेक्ट कर चुका है। एक कंसेंसस ट्रेड रहा है कि आप बैंकिंग लॉन्ग करके टेक शॉर्ट कर दीजिए, ऑटो लॉन्ग करके टेक शॉर्ट कर दीजिए। मेरे ख्याल से वो रिजल्ट अब आपके 10-12 दिन में आने वाले हैं। अगर आपका एक भी रिजल्ट उसमें ठीक ठाक आ गया ना, तो आपको वहां पे भी एक जो कंसेंसस शॉर्ट था वो काफी हद तक कट जाएगा, या पीपल विल से कि ओके नाउ इट्स कम टू अ लेवल कि ये 2-5% में कंसोलिडेट करेगा, बट डाउनसाइड लिमिटेड है। तो वो जब हो जाएगा तो आपके निफ्टी को भी सपोर्ट मिलेगा, चाहे वो 16,800 के लेवल पे मिले या 1750 पे मिले, वो कहना मुश्किल है। बट मेरे ख्याल से आप एक लेवल ऑफ कंसोलिडेशन में हो, जिसमें आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो ये टाइम में आपको अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं। एंड जो ऊपर 18,000 से अब नीचे आके, ऑनेस्टली 5% है, बट स्टॉक वाइज तो काफी कुछ 7-8% भी करेक्ट कर चुके हैं, जो एक ऑलमोस्ट आधे साल का रिटर्न है। तो मेरे को तो ये एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट से अच्छा लग रहा है। वो सब कहते हैं इंडिया एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर, वो स्क्रीन पे दिखता भी है। तो बेसिकली अनु मैम, ये शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है, और दरअसल अगर अच्छे स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक लेने का मन था, तो अच्छे मौके दे रहा है बाजार, इसको ऐसे रीड करूं? जी। अच्छा, दूसरी तरफ, क्योंकि आप लोग वेल्थ मैनेजमेंट में हो, पोर्टफोलियोज मैनेज करते हो, क्या क्योंकि ग्लोबली एक वो अंडरटोन ये है कि इक्विटीज थोड़ी सी ओवर वैल्यूड नजर आती हैं, फिक्स इनकम में शिफ्ट करो ऐसा कहा जा रहा है, आप लोग ऐसा पोर्टफोलियो को रिजेक्ट कर रहे हो क्या? जो हमारा एसेट एलोकेशन है उसमें जो इक्विटीज है वो 70% एलोकेटेड है।
तो वहां पे वो 30% का अभी भी नीचे में स्पेस है कि हम एलोकेट इक्विटीज को कर सकते हैं, बट जो क्लाइंट्स का एलोकेशन है, चाहे वो 50-50 है या 60-40 है, वो उस अनुसार ही चल रहा है। इनफैक्ट जब रीबैलेंसिंग होती है तो वो उस हिसाब से ही होती है कि पहले डेट कम किया था, अगर किसी क्लाइंट को करना है ऊपर बिकॉज अब यील्ड्स जा रहे हैं ऊपर, तो वहां पे शायद थोड़ी बहुत रीबैलेंसिंग हो, बट वो हो सकता है कि आपके गोल्ड के एलोकेशन से भी हो सकती है, बिकॉज गोल्ड का आउटलुक कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है एंड बहुत पोर्टफोलियोज में 3 से 5% गोल्ड भी होता है। तो अगर हम 2-3% से अगर फिक्स्ड इनकम ट्वीक कर रहे हैं तो वो उसमें से भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि इक्विटी क्लास से ही हो। ओके अच्छा, जो आपने शुरुआत करी थी कि अच्छे मौके हो सकते हैं एक्यूमुलेट करने के, इस मार्केट करेक्शन में अच्छा समय खरीदारी करने का, तो ऐसी कौन सी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज आईएफएल वेल्थ को नजर आ रही हैं जो शायद ये नियर टर्म स्टॉर्म को आसानी से वेदर कर पाए? जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, हमें बैंकिंग में सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। हाँ। तो आप चाहे फ्रंटलाइन बैंक्स कोई भी ले लो, मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई, एसबीआई में कोई अननोन नाम नहीं है, एचडीएफसी बैंक, मिड साइज में आपका फेडरल एयू, और एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस। आई थिंक उसमें से कुछ महंगे हैं, बजाज फाइनेंस मल्टीपल्स पे डेफिनेटली महंगा है, बट जो ग्रोथ आउटलुक है वो अच्छा है। तो ये 5-6-7 बैंक्स अच्छे लगते हैं हमको। आई थिंक बैंकिंग पे हमारा व्यू इस समय सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। सबसे प्रिफर्ड बैंकिंग, ये आईटी इसीलिए दूर हो आप क्योंकि रिसेशन के फियर्स अभी भी प्रोफाउंड हैं, और रिसेशन के अगर फियर्स प्रोफाउंड हैं तो फिर इक्विटीज पे नजरिया क्यों बुलिश? आईटी पे हम नेगेटिव नहीं है, हम न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। एंड मैं खुद आपको यही बोल रही थी कि पूरा कंसेंसस ट्रेड अगर आप देखेंगे तो एवरी हेज फंड इज प्रोबेबली लॉन्ग ईदर निफ्टी और बैंक निफ्टी एंड शॉर्ट द आईटी इंडेक्स। मेरे ख्याल से वो एक लेवल तक एक ट्रेड चलता है, जब वो ओवर एक्सटेंड हो जाता है या उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो वो एक लेवल पे आके खत्म हो जाता है। आई थिंक आप उसके बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, एंड इस क्वार्टर के रिजल्ट काफी कुछ वो डिसाइड करेंगे। मेरे ख्याल से इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर के बीच में आईटी बॉटम आउट हो जाएगा। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, हम उनको डेफिनेटली बोल रहे हैं कि इस दाम के ऊपर आपको इन्फोसिस बहुत अच्छा लगता है, परसिस्टेंट बहुत अच्छा लगता है, कोफोर्ज अच्छा लगता है, तो हम सिलेक्टिवली दिला रहे हैं यहाँ पे। बट हाँ, जैसे कि 1.5 साल पहले कोविड के अंदर 16% निफ्टी का वेटेज है आईटी का, हम 21-22 पे बैठे थे। अब वो सिचुएशन नहीं है कि आप सेक्टर ओवरवेट बैठो, तो वो सेक्टर ओवरवेट इस समय बैंकिंग का है, और आईटी वुड बी प्रोबेबली 13 से 16% डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट, कि वो किस तरीके से 3 से 5 साल का व्यू रखते हैं। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से आईटी स्लोली आप कलेक्ट कर सकते हो इस लेवल्स के ऊपर। ओके अनु मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आईटी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे प्रेफर्ड तो जो पॉकेट है वो बैंक्स और फाइनेंशियल्स की, और उसमें जो जाने माने नाम है प्रोड्यूसर साहब ने क्विकली रैप अप कर ही दिया आपकी स्क्रीन पे। ये वो बैंक्स, ये वो फाइनेंशियल मेजर्स हैं जो अच्छे लग रहे हैं। आईएफएल वेल्थ की सबसे पसंदीदा बेट्स अभी भी बाजार में बने हुए। कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ मूव कर रहा हूं, और ई-क्लार्क सर्विसेज के सीएफओ श्रीनिवासन नादाधूर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। श्रीनिवासन सर, हाय, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज आईटी को लेकर, आईटीईएस को लेकर, तो आपसे सोचा बातचीत करी जाए, समझा जाए दरअसल हो क्या रहा है। अच्छा, ई-क्लार्क सर्विसेज आपको याद होगा अभी अभी हाल में ही वो एक्स डेट थी इसकी, बोनस एडजस्ट होके, इसीलिए आपको स्टॉक थोड़ा सा ठंडा नजर आएगा। अदरवाइज उन 1180 के लोज वाला स्टॉक है जो अब 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अच्छा श्रीनिवासन सर, आप लोग अच्छे खासे कई सारी फॉर्च्यून 2000 क्लाइंट्स को सर्विस करने का काम करते हो, और अलग अलग सेगमेंट से, कोई फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग। क्या चैनल चेक्स आपके सजेस्ट कर रहे हैं, इनके सीईओज, इनके सीटीओ से जब बातचीत कर रहे हो आप लोग, तो वो लोग आउटलुक को लेकर, इस सो कॉल्ड जो आने वाला रिसेशन, स्लोडाउन को लेकर कितने कंसर्न है सर? क्या चल रहा है? यूरोपियन मार्केट्स में और यूरोपियन कस्टमर्स में कंसर्न काफी है। नॉर्थ अमेरिका में भी हाल ही में लास्ट 2-3 हफ्तों में ऐसा लग रहा है कि आफ्टर द रेट हाइक एंड आफ्टर मिस्टर जेरोम पावल्स कमेंट्री दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू अवॉइड अ सॉफ्ट लैंडिंग, ऐसा लग रहा है कि इवन इन द अमेरिकन मार्केट्स कस्टमर्स आर गेटिंग अ लिटिल कंसर्न अबाउट रिसेशन. So at least from the two primary markets that
जिसको हम सर्व करते हैं, इन दोनों मार्केट में कंसर्न तो है। कंसर्न है, जब इनसे बातचीत होती है दिक्कतें हैं। तो जब दिक्कत आती है तो आमतौर पे श्रीनिवासन सर होता क्या है कि डिसीजन मेकिंग साइकिल्स इलोंगनेटेड हो जाती हैं, समय लेती हैं कंपनीज, टाइम लेने लगती हैं, बैक बर्नर पे डाल दिए जाते हैं, स्पेंड्स कर्टेल होते हैं, या फिर आप लोगों से प्राइसिंग कट्स की डिमांड होती है। ऐसा कुछ होना शुरू हो चुका है क्या? हाँ, तो जो पहले आपने बताया अबाउट डिसीजंस बीइंग डिलेड एंड लॉन्गर टाइम्स टू कन्वर्ट प्रोजेक्ट्स, वो हमें दिखाई दे रहा है। स्लो, देयर इज सम स्लो इलोंगेशन इन द अमाउंट ऑफ टाइम जो हमें लग रहा है कन्वर्ट करने में। प्राइसिंग में कट नहीं नजर आ रहा है बिकॉज इन्फ्लेशन यूरोप और अमेरिका दोनों में ही हाई है। सो प्राइसिंग में कट ऐसी बात तो नहीं हो रही है, लेकिन डिसीजन में स्लो डाउन है, डिले है, इलोंगेशन है, वो सब दिख रहा है। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका है। इंडियन आईटी, आईटीईएस के लिए श्रीनिवासन सर कह रहे हैं दोनों जगह क्लाइंट्स कंसर्न्ड हैं आउटलुक को लेकर। एक सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग तो खैर एनीबॉडीज गेस, लेकिन आने वाले स्लो डाउन को लेकर दिक्कतें, और शायद आप समय ले रहे हैं क्लाइंट्स अपने बजट्स एलोकेट करने में, डिसीजन लेने में समय। ये आमतौर पे साइकिल ऐसी ही चलती है, पहले डिसीजन डिलेज होते हैं और फिर दिक्कतें थोड़ी सी और प्रोफाउंड होती हैं। अच्छा, दूसरी तरफ वो रुपया रोज नए लोज, और कहा जाता है रुपया कंफर्ट देता है आप जैसी कंपनीज को। आप लोग डॉलर में कमाते हैं, रुपए में खर्च करते हैं, पर मैथ इतना आसान होता नहीं है। अब तो आप लोग हेज करते होगे, आप लोग सिर्फ इंडिया में नहीं हो, आप कई सारी ज्योग्राफीज पे प्रेजेंट हो, आपके एम्प्लॉइज 14,000 दुनिया भर में फैले हुए हैं, तो मैथ इतना आसान है नहीं। ये रुपया दरअसल कितना फायदा करता है, आप लोग को कितना फायदा हो रहा है, कितना वो बैलेंस शीट पे या बैलेंस शीट से अच्छा मैं कहूँ पीएनएल पे पर्कुलेट होकर नीचे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ रहा है? हाँ, डिप्रिसिएशन का फायदा होता है, लेकिन जैसे आपने कहा पूरा फ्लो डाउन नहीं करता है बिकॉज हम लोग हेज करते हैं। हमारा प्राइमरी हेजिंग यूएस डॉलर के अगेंस्ट होता है, which is like हमारे रेवेन्यू का 80% है, और 1% डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट लगभग हमें बिकॉज ऑफ हेजिंग मे बी 20% ऑफ दैट मिलता हो। सो बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है डिप्रिसिएशन का। बहुत ज्यादा फायदा नहीं। हाँ, वो इजीली ऑल थिंग्स बीइंग कांस्टेंट कहते हैं भाई 1% रुपया डिप्रिशिएट होता तो 30 बेसिस पॉइंट, पर ऐसा ऑल थिंग कांस्टेंट होता नहीं है। बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, इस तरह से फायदा पर्कुलेट नहीं हो पाता। अच्छा, फिर वो लास्ट क्वार्टर श्रीनिवासन सर सबसे बड़ी दिक्कत आई थी मार्जिन जो इरोड हुए थे। भाई आपके केस ई क्लार्क सर्विसेज के केस में 680 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स गिरे थे, 26% वाले 19%, 19.2% पे पहुंच गए थे। वो वन ऑफ्स अपनी जगह, कई सारे वन ऑफ्स थे उसमें, मानता हूं मैं, पर वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वेज हाइक्स और तमाम एम्प्लॉय कॉस्ट के कंसर्न सब हाईलाइट किए गए थे। क्या चल रहा है सर? आउटलुक जितना Q1 पेनफुल था, आउटलुक उतना ही चैलेंजिंग है, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ हद तक ये लॉसेस को, मार्जिन्स को वापस रीचैनलाइज कर पाएंगे, वापस एक्सपैंड कर पाएंगे? मार्जिन डिटीरियोरेट होने का 3 मेन कारण है। एक तो वेज हाइक है, दूसरा है एट्रिशन की वजह से हम लोग एक्स्ट्रा बेंच और एक्स्ट्रा कैपेसिटी कैरी कर रहे थे, और तीसरा एक वन ऑफ कॉस्ट था परसोनिक के एक्विजिशन के रिलेटेड अर्नआउट का हमने प्रोविजन किया था, बोनस का प्रोविजन किया था फॉर द मैनेजमेंट। और ये तीनों ही फैक्टर Q2 और बियॉन्ड में शायद नहीं दिखेंगे। एट्रिशन हमें दिख रहा है कि कम हो रहा है, सिचुएशन इज इम्प्रूविंग इन टर्म्स ऑफ सप्लाई, एंड वेज हाइक तो हो चुके हैं, सो नेक्स्ट वेज हाइक विल हैपन इन अप्रैल। और परसोनिक का जो रेवेन्यू रिलेटेड प्रोविजन था वो हमारे हिसाब से जो मैक्सिमम 2022 के अर्नआउट के लिए जितना करना था वो हमने कर लिया है। सो ये तीनों फैक्टर वन ऑफ है थोड़े से, और Q2 और Q3 में नहीं है, तो मार्जिन्स इंप्रूव होने चाहिए। तो श्रीनिवासन सर, वो आप लोगों ने 28 से 30% के मार्जिन बैंड को गाइड करा था, और ये भी कहा था कि उसके लोअर एंड पे काफी समय हम शायद बिता सकते हैं। ये मार्जिन तो उस बैंड के नीचे स्लिप हो चुके हैं। आप लोग उस मार्जिन बैंड को भी डाउनलोड रिवाइज कर रहे हो, या अभी भी कॉन्फिडेंस है वहां उस पैच को वापस हिट कर पाएंगे? हाँ, हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि ये मार्जिन्स 20 to 30 के बैंड में रहेंगे। 20 to 30? हाँ, पर वो तो 28 से 30 का था ना, 28 to 30 के बैंड की बात करी गई थी।
हाँ 20 to 30 for EBITDA, हाँ। and we are confident that we'll stay in this band. We will be able to make it. अच्छा, लास्टली एक और, क्योंकि आपने इंटरेस्टिंग सारे डोप दे दिए, एक और इशू था वो सप्लाई साइड के इशू। अब वो वेज हाइक का इंपैक्ट मार्जिन्स पे आया, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया, और जितने पहले इस तरह का इंपैक्ट आता तो स्ट्रीट कैलकुलेट कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ा था Q1 में, वो दिख गया था। दूसरी तरफ ऑफशोर वॉलंटरी एट्रिशन 29.6% पे था सर Q1 में। वो बॉटम क्वार्टाइल को आपने एक्सक्लूड करके दिया था, लाइक टू लाइक देखता तो और भी ज्यादा दिक्कत वाला मामला था। कुछ ट्रेंड में सुधार हुआ क्या वो वेज इन्फ्लेशन को लेकर अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कंपनीज का कि अब थमेगा, या एट्रिशन को लेकर कुछ कंफर्ट वापस आना शुरू हुआ है कि अब ऐसी रिक्वायरमेंट कम पड़ रही है? एक तो रिसेशन के फियर्स के बीच में कई कंपनियां निकालना शुरू कर रही हैं आजकल कर्मचारियों को नए नए बहानों से, तो हमें लग रहा था कि ऐसा है कि कुछ उल्टा हो रहा है क्या सारा मामला? हाँ, तो एट्रिशन थोड़ा सा कम हुआ है। Q2 में सिचुएशन थोड़ा सा बेटर रहेगा, और Q2 के बियॉन्ड मेरे ख्याल से और भी इम्प्रूव होना चाहिए। सो डेफिनेटली वी शुड सी सम इम्प्रूवमेंट इन। कम होने की रीजन ये तो नहीं है कि ग्रोथ आउटलुक ठंडा पड़ना शुरू हो गया है, अब उतनी डिमांड कर्मचारियों की नहीं आ रही है, इसको ऐसे इंटरप्रेट करूं श्रीनिवासन सर? ये भी वन रीजन है। दूसरा है स्लो डाउन इज आल्सो वन रीजन, डिमांड reducing demand is also one reason, and also supply side pressures have eased out. That is the more important reason. श्रीनिवासन सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया डोप शेयर करने के लिए। ये हैं कंसर्न्स। अब तक कल तक क्या है, JP Morgan की इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस, उसमें कहा गया कि कोई भी कंसर्न नहीं था, सब ऐसे ही है। आज देखिए आपकी स्क्रीन पे श्रीनिवासन सर डिटेल ब्यूटीफुली हाईलाइट करते हुए यूरोप के CTOs, CEOs कंसर्न्ड है रिसेशन के फियर्स को लेकर। इवन नॉर्थ अमेरिका में वो सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर कंसर्न्स एमिनेट हो रहे हैं, और इसका इंपैक्ट ये हो रहा है कि डिसीजन मेकिंग साइकिल्स इलोंगनेटेड हो रही हैं। यानी कि एक बजट पे, एक डिसीजन पे, एक डील पे जो क्लाइंट समय लेते थे उससे कहीं ज्यादा समय टाल रहे हैं बेसिकली। तो वो सब प्रोसेस शुरू हो चुके हैं, और अगर ये क्लाइंट एम्प्लॉय वेरिएबल्स मैट्रिक्स में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि डिमांड एनवायरनमेंट ठंडा पड़ रहा है, और शायद कर्मचारियों के पास अब ज्यादा विकल्प पहले जैसे नहीं है, ये एक साल में 3-3 जॉब कूदते फांगते चले जाए। तो ये सब हो रहा है, और यही सब कुछ भाव में दिख रहा है। सचिन, आप लोग ट्रेड बुल्स में एक्यूमुलेट करा रहे थे क्या IT? आशीष जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास वापस आ गए हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर रिजल्ट प्ले के पहले थोड़ी सी जो बिल्टअप्स हो रहे हैं, मुझे लग रहा है वो थोड़े से कंफर्ट दे रहे हैं, बट इमीडिएट बेसिस पे अग्रेसिव नहीं होना है। मुझे लग रहा है यहाँ पर 1 से 1.5 हफ्ते में जैसे रिजल्ट आएंगे उसका बिल्टअप देख के ही मुझे लग रहा है पोजीशंस को अग्रेसिवली डिप्लॉय करना चाहिए। बट फिलहाल जिस तरीके से इन्फोसिस एंड TCS प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रेडिंग बेट्स जरूर ऑन द पॉजिटिव साइड। निफ्टी इन रेड, मिड कैप्स 0.5% दबाव, 6-7:1 वाली ब्रेथ, 1-for-1 का रेशियो, सब प्रॉफिट टेकिंग अक्रॉस द बोर्ड स्क्रीन पर। तो जितना ज्यादा सुबह ग्लोब के बारे में पढ़ा है तो ये इन्होंने पहले ही मूड सेट कर दिया था, 8-8 लाल लेके बैठे थे सीधा सौदा में, सब ठंडा पड़े चले जा रहा है। अच्छा, कल का सवाल जो उठाया था क्विकली स्क्रीन पे दिखाइए, समय बहुत आगे निकल गया है। अरे ये सवाल कल का कहाँ है भाई, ये कौन सा सवाल आ गया था? ये शायद प्रोड्यूसर साहब आजकल यहाँ है। अच्छा, हिंट मिल गई हम लोगों को। कल का सवाल क्या होता है मैन कटिंग, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? मांकडिंग। मांकडिंग अब समझ में आ गया ना, पढ़ाई कर ली तो। मांकडिंग भाई पता है क्या विकास, मांकडिंग क्या होता है? नहीं, मैंने नहीं देखा है उसके बारे में कुछ भी। सचिन, सवाल नहीं दिया तो जवाब दीजिए। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ये वर्ड को। क्रिकेट तो आप देखते हैं, आपने तो देख लिया होगा। एक ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया था, मेरे पास टाइम ही नहीं था आज कि मैं नाम लिखता। ट्विटर पे उन्होंने पहले जवाब दिया, उसके बाद बोला अब आप पूछेंगे नाम कहाँ से आया, तो ये लीजिए इसका सवाल का जवाब भी। आपको भी टैग कर रही थी क्या? हाँ, क्या है ये? विनोद मांकड़ जी के नाम पे, इसलिए इसको मांकडिंग पढ़िए आप। तो जब बॉलिंग कर रहे होते हैं क्रिकेट पिच पे, तो जो रनर खड़ा रहता है और बॉलर फुल एक्शन में होता है, बिल्कुल डिलीवर करने वाला, उससे पहले जब वो क्रीज छोड़ देते हैं,
तो उसको कहते हैं मांगड़िंग। और अभी ऐसा एक हुआ है ताज़ा घटनाक्रम सैटरडे को इंडिया वर्सेस Yes. इंग्लैंड, लास्ट विकेट हमने ऐसे ही लिया है। ऐसे लिए। तो ये यहाँ ये जो देखिए चित्र में आपको दिख रहा होगा, तो जब उन्होंने आउट कर दिया तो इसी को कहते हैं मांगड़िंग। और ये अच्छा, इससे पहले मैंने ऐसा एक आउट होते हुए कभी 8-10 साल पहले देखा होगा। नहीं, बहुत देखा मैंने। ये नहीं मालूम था कि ये मांगड़िंग है ये। तो सही कह रहे हैं। तो भाई जो रन आउट किया जाता है बॉलर्स एंड में, बॉलर बॉलिंग एक्शन में हो और नॉन स्ट्राइकर पहले ही क्रीज छोड़ के तैयारी करने के लिए, रन लेने के लिए, तो बॉलर्स एक्शन को कंप्लीट करने से पहले जब विकेट ले लेता है तो उसको कहते हैं मैन कटिंग। अच्छा, एक अभी और लास्ट वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया वाला जो हो रहा था उसमें हुआ, वो भी मुझे पहली बार पता चला। उसने थ्रो मारा डायरेक्ट, तो उससे पहले विकेट कीपर के ग्लव से लग के एक बेल गिर गई, लेकिन गेंद एक टप्पा खा के दूसरी बेल वहीं पे थी, दूसरी बेल उस बॉल से गिरी, मतलब डायरेक्ट हिट हो गई, तो आउट करार दे दिया गया। मुझे लग रहा था कि चूंकि उसके ग्लव से गिरी एक बेल तो शायद आउट ना दे, लेकिन दोनों बेल गिरनी चाहिए। अच्छा। एक गिरी थी इसलिए मान लिया कि दूसरी बेल डायरेक्ट हिट से गिरी इसलिए आउट हो गई। तो बिल्कुल ठीक आंसर था मैन कटिंग, अब आप लोग समझ गए। और इसका इस रनआउट को मैन कटिंग टर्म देने का क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रेलियन प्रेस को, वहां की जो प्रेस थी। तो इंडिया का जो टूर था ऑस्ट्रेलिया का 1947 में, वीनू मानकड ने बिल ब्राउन साहब को 2 बार उस सीरीज में इसी तरह से आउट करा। तो ऑस्ट्रेलियन प्रेस ने बहुत क्रिटिसाइज करा था वीनू मानकड को, ये कहते हुए कि ये अनस्पोर्ट्समैन लाइक है जो ये विकेट लिया गया। तो ये उनका डिवाइस टर्म था, जो अब इस तरह के विकेट लेने को मानकडिंग ही कहना शुरू कर दिया गया है। और उस 1947 से लेकर अब तक लॉ ऑफ क्रिकेट जो है बहुत बार अमेंड हुआ, लेकिन इस रूल को जस के तस रखा गया है। आज भी बैट्समैन अगर क्रीज के बाहर पाया जाएगा तो उसे आउट करार करा जाएगा। तो ये बिल्कुल लीगल था, लीगल है, परमिसिबल है। कई लोग मानते स्पिरिट ऑफ द गेम में नहीं है, लेकिन बकवास है। ये सैटरडे को जो इंडिया इंग्लैंड मैच चल रहा था, उसमें वो लेडी क्या नाम था, मेरे ख्याल से डीन, अपडेट ये है, उसकी एनालिसिस हुई, 73 टाइम्स नॉन स्ट्राइकर एंड से वो क्रीज के बाहर थी। हर बार 1 से 2 फुट का उनको एडवांटेज होता था रन लेने के लिए। तो ये आउट करना एकदम वाजिब था, रूल का पार्ट था, काय का स्पोर्ट्समैनशिप। आप बार बार भाग के आधा रन लेके खड़े रह जाते हो, तो बिल्कुल। और इस पे हम लोग मैन कटिंग पता नहीं क्यों कहते हैं। सुनील गावस्कर साहब ने इसको कहा था क्योंकि वीनू मानकड ने जिस प्लेयर का आउट करा था वो थे बिल ब्राउन। तो सुनील गावस्कर हमेशा रेफर करते थे इस तरह के विकेट को ब्राउन्ड। तो ही हैज बीन ब्राउन्ड। हम मैन कटिंग क्यों बोलेंगे, ही हैज बीन ब्राउन्ड, आउट हो गया। सचिन देखा क्रिकेट खेले, कभी इतना सोचे नहीं ऐसा भी होता है। मैन कटिंग मुझे भी नहीं पता था। नहीं, तो बिल्कुल सही भी है ये भाई। आप मतलब 4 फुट आगे खड़े हुए हैं, तो आपको एडवांटेज हो जाएगा दौड़ने में। क्यों खड़े हुए हैं, पीछे खड़े हुए हैं। तो इस बार फिर से इंग्लैंड की प्रेस ने ऐसी करा, तब वो रिप्लाईज आने शुरू हुए। तब मैं पढ़ा था कि 73 टाइम्स नॉन स्ट्राइकर एंड से 85 टाइम जितनी बॉल उन्होंने फेस करी, नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ी हुई थी, हर बार भाग के आगे चली जा रही थी। तो बिल्कुल ठीक हुआ, ये विकेट लिया गया। ये था आज का भाई सवाल और इसका बढ़िया सा जवाब। आप में से कुछ ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए थे, सॉरी मैं क्रेडिट नहीं दे पाया था, अभी मैं रीट्वीट कर दूंगा उन सबको। लेकिन आज का सवाल भी लेकर आए हैं प्रोड्यूसर साहब। दिखाइए प्रोड्यूसर साहब क्या ले आए, नहीं दिखाएंगे क्या? इमेज आएगी स्क्रीन पर। इस तस्वीर तो दिखाइए, छुपा दी है। इस तस्वीर को पहचाने, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मंदिर टाइप लग रहा है। ये तस्वीर तो ढंग से दिखाओ, तो चीटिंग है। चीटिंग क्या है, इसको गूगल पे कैसे डालोगे? गूगल पे नहीं डालना है, जो गया है वही पता कर पाएगा। लेकिन तस्वीर ढंग से दिखाने का डायरेक्टर साहब, प्लीज अगले किसी शो में क्लीन तस्वीर दिखाइएगा, तब तो लोग समझ पाएंगे। तो छुपा दिया आपने कोहरे टाइप में। चलिए भैया, एक तस्वीर हम लोग रीट्वीट ढंग से भी कर देंगे, लेकिन ये आज का सवाल। नीरज जी, ओवर टू यू। आप दोनों का थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सचिन और विकास, सवाल लेके आइए बढ़िया सा प्लीज। भाई इस बीच मिड कैप शेयर्स और ज़्यादा गिर गए हैं, 113 पॉइंट नीचे। तो हाई से फॉल दिखा रहे हैं, टिकट हमारी नीचे 500 पॉइंट सेंसेक्स गया, लेकिन अभी एक बार फिर ऊपर जाएगा। उसके बाद फाइनल फॉल आएगी। अभी ये 11-12 बजे आसपास थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर 2 बजे वाले खिलाड़ी आएंगे, लंच के बाद गिर जाएगा। लंच के बाद अभी लग रहा है। लेकिन एक दिक्कत तो ही है, राइस पे लोग सेल कर रहे हैं क्योंकि वो डर बना हुआ है। जैसे हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे, कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए मार्केट सस्टेन करेगा, इसमें डाउट है।
लेकिन चलिए फटाफट शुरू करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सुर्खियों के साथ।